बांझ बनी माँ। दरवाजे पर घंटी की आवाज सुनकर जैसे ही सुबह सुबह सूरज ने दरवाजा खोला, सामने एक पुराना सा ब्रीफकेस लिए गांव के मास्टर जी और उनकी बीमार पत्नी खड़ी थे। मास्टर जी के चेहरे के हाव भाव से पता लग गया कि उन्हें सामने देख सूरज को जरा भी खुशी का एहसास न हुआ है। जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे सर, आप दोनों बिना कुछ बताए अचानक से चले आए, अंदर आइए। मास्टर साहब ब्रीफकेस उठाए अंदर आते हुए बोले, हाँ बेटा, अचानक से ही आना पारा। मास्टरनी साहब बीमार है, पिछले कुछ दिनों से तेज फीवर उतर ही नहीं रहा, काफ़ी कमज़ोर भी हो गई है। गांव के डॉक्टर ने दिल्ली के हॉस्पिटल में दिखाने की सलाह दी। अगर तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर जरा वहाँ नंबर लगाने में मदद कर सको तो। नहीं नहीं, छुट्टी तो ऑफिस से मिलना असंभव सा है, बात काटते हुए सूरज ने कहा। हालांकि अगले सप्ताह सूरज के ससुराल से सास ससुर और साली आने वाले थे, तो अभी से एक सप्ताह की छुट्टी के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी। थोड़ी देर में प्रिया ने भी अनमने ढंग से 2 कप चाय और एक बिस्किट उन दोनों बुजुर्गों के सामने टेबल पर रख दिए। सानिया सोकर उठी तो मास्टर जी और उनकी पत्नी को देखकर खूब खुशी से चहकते हुए दादू दादी बोलकर उनसे लिपट गई। दरअसल 6 महीने पहले जब सूरज एक सप्ताह के लिए गांव गया था, तो सान्या ज़्यादातर मास्टर जी के घर पर ही खेला करती थी। मास्टर जी निसंतान थे और उनका छोटा सा घर सूरज के गांव वाले घर से बिल्कुल सटा था। बूढ़े मास्टर साहब खूब सान्या के साथ खेलने और मास्टरनी साहिबा बूढ़ी होने के बावजूद दिन भर कुछ न कुछ बनाकर सान्या को खिलाती रहती थी। बच्चे के साथ वो दोनों भी बच्चा बन गए थे। गांव से दिल्ली वापस लौटते वक्त सान्या खूब रोई। उसके अपने दादा दादी तो थे नहीं, मास्टर जी और मास्टरनी जी में ही सान्या दादा दादी देखती थी। जाते वक्त सूरज के घर का पता देखते हुए कहा कि कभी भी दिल्ली आए तो हमारे घर जरूर आए, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बुजुर्गों की आंखों से सान्या को जाते देख आंसू गिर रहे थे और जी भर भर के आशीर्वाद दे रहे थे। कुल्ला करने जैसे ही मास्टर जी बेसिन के पास आए, प्रिया की आवाज़ सुनाई दी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इनको अपना पता देने की? दोपहर को मेरी सहेलियां आती है, उन्हें क्या जवाब दूंगी? और सान्या को अंदर ले जाओ, कहीं बीमार बुढ़िया मास्टरनी की वजह से बीमार न पड़ जाए। सूरज ने कहा, मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएंगे, रुको किसी तरह इन्हें यहाँ से टरकाता हूँ। दोनों बुजुर्ग यात्रा से थके हारे और भूखे आए थे। सोचा था बड़े इत्मीनान से सूरज के घर चलकर सबके साथ आराम से नाश्ता करेंगे। इस कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी न था। आखिर बचपन में कितनी बार सूरज ने भी तो हमारे घर खाना खाया है। उन्होंने जैसे अधिकार से उसे उसकी पसंद के घी के आलू पराठे खिलाते थे। इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद भी सूरज उन्हें वैसे ही पराठे खिलाएगा। सान्या मम्मी की तेज आवाज़ सुनकर डरते हुए अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही सूरज हॉल में उनसे मिलने आया, तो देखा चाय बिस्कुट वैसे ही पड़े हैं और वो दोनों जा चुके हैं। सान्या की पसंद के अपने हाथों से मास्टरनी जी ने नमकीन बनाकर गांव से लेते आए थे। एक पुराने पॉलीथीन में नमकीन वहीं टेबल पर रखा था। दोनों बुजुर्ग छोड़कर चले गए थे। पहली बार दिल्ली आए दोनों बुजुर्ग किसी तरह टैक्सी से हॉस्पिटल पहुंचे और भारी भीड़ के बीच थोड़ा सुस्ताने की एक जगह जमीन पर बैठ गए। तभी उनके पास एक काला सा आदमी आया और उनके गांव का नाम बताते हुए पूछा, आप मास्टर जी और मास्टरनी जी हैं ना? मुझे नहीं पहचाना, मैं कालू, आपने मुझे पढ़ाया है। मास्टर जी को याद आया, बटेसर हरिजन का लड़का कालू है। बटेसर नाली और मैला साफ करने का काम करता था। कालू को हरिजन होने के कारण स्कूल में आने पर गांव वालों को एतराज़ था, इसीलिए मास्टर साहब शाम में 1 घंटे कालू को चुपचाप उसके घर पढ़ा आया करते थे। मैं इस अस्पताल में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हूँ। साफ सफाई से लेकर पोस्टमार्टम रूम की सारी जिम्मेवारी मेरी है। फिर तुरंत उनका ब्रीफकेस सर पर उठाकर अपने एक रूम वाले छोटे से क्वार्टर में ले गया। रास्ते में अपने साथ काम करने वाले लोगों को खुशी खुशी बता रहा था, मेरे रिश्तेदार आए हैं और मैं इन्हें घर पहुंचाकर अभी आता हूं। घर पहुंचते ही पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने भी खुशी खुशी तुरंत दोनों के पैर छुए। फिर सब मिलकर एक साथ गर्मा गर्म नाश्ता किए। फिर कालू की बीबी ने अपनी छोटी सी बेटी को मास्टरनी साहब के गोद में बिठा दी। बच्ची उन बुजुर्ग के साथ खेलने लगी। कालू बोला, आप लोग आराम करें, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत ही हूँ।
फिर कालू अस्पताल में नंबर लगा आया। कालू की माँ नहीं थी बचपन से ही। मास्टरनी साहब का नंबर आते ही कालू हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोला, जरा अच्छे से इनका इलाज करना डॉक्टर साहब, ये मेरी बूढ़ी माई है। सुनकर बूढ़ी माँ ने आशीर्वाद की झरिया लगाते हुए अपने कांपते हाथ कालू के सर पर रख दिए। वो बांझ औरत आज सचमुच माँ बन गई थी। उसे आज बेटा मिल गया था और उसे बिन माँ के कालू को भी माँ मिल गई थी।